Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shohardo. I am a passionate physics learner and today we are going to start the journey of class 12 physics. Class 12 के जितने भी चैप्टर्स हैं वो बहुत ही प्यारे प्यारे चैप्टर्स हैं एंड आज हम फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड स्टार्ट करना चाहते हैं। चाहे इससे पहले आपका बैकग्राउंड फिजिक्स में जो भी हो, अगर आज से आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको अपना फिजिक्स इंप्रूव करना है, सारे चीज़ों को बहुत ही कंसेप्चुअली समझना है एंड इफ़ यू वांट टू फॉल इन लव विद दिस सब्जेक्ट, दिस इज़ द परफेक्ट प्लेलिस्ट दैट यू शुड बी वॉचिंग। अगर आपने एक कमिटमेंट कर लिया कि इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस आएंगे मैं उसको डेडिकेटेडली देखूंगा, भैया मुझे जैसे समझा रहे मैं चीज़ों को समझूंगा, एक कॉपी में सारे पॉइंट्स को मैं कंसेप्चुअली समझ के लिखूंगा, तो मैं अश्योर कर सकता हूँ बोर्ड एग्जाम्स हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आपको इस चैप्टर में कोई रोक नहीं पाएगा। हम चैप्टर को बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करके ऐसे बिल्डअप करने वाले हैं कि आप चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाओगे एंड आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है चैप्टर का, दैट विल बी फेनोमिनल। Without any further ado, let's get started with the topic. So, जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स हम स्टार्ट करना चाहते हैं ना, उस ब्रांच को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, भैया मैग्नेटिज्म कहां से आ गया? मैग्नेटिज्म नहीं बोल रहा हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो व्हाट इज दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स कंसर्न्ड अबाउट? भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम क्या स्टडी करना चाहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ चार्ज। आपके क्लास 12 के फिजिक्स में जितने भी सब्सिक्वेंट चैप्टर्स है उसमें आप चार्ज को स्टडी करोगे। सो चार्ज को स्टडी करना इज अ ह्यूज एस्पेक्ट, इज अ ह्यूज डोमेन। दैट इज द रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को उन्होंने ना दो सब ब्रांचेस में ब्रेक किया है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? स्टडी ऑफ चार्ज। नाउ इफ यू वांट टू स्टडी चार्ज, दे हैव ब्रोकन डाउन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इनटू टू सब ब्रांचेस। एक ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो हम आज स्टार्ट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड दूसरे ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब स्टडी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का क्या मतलब है? स्टडी ऑफ चार्ज। नाउ द स्टडी ऑफ चार्ज इज ब्रोकन डाउन इनटू टू सब ब्रांचेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो वाला ब्रांच है जहां पे आपके चार्जेस रेस्ट पे रहेंगे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज कंसर्न विद स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। एंड इलेक्ट्रोडायनामिक्स, देखिए इलेक्ट्रोडायनामिक्स, डायनामिक्स मतलब मोशन, दैट मीन्स दिस इज कंसर्न विद स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। भैया ये तो बहुत अच्छे से हमें समझ में आ गया। तो आप जो ब्रांच स्टार्ट करना चाहते हो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हम दो ब्रांचेस में ब्रेक कर सकते हैं। जब चार्ज रेस्ट पे रहेगा देन वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हेन चार्ज इज इन मोशन देन वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रोडायनामिक्स। भैया क्या क्या टॉपिक्स स्टडी करना चाहते हैं? जो आज का चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड्स, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टडी करते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कौन से टॉपिक्स आएंगे? अगर मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूं, इसमें आएगा आपका कूलम्स लॉ, इसमें आएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें आएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सब। Whereas इलेक्ट्रोडायनामिक्स, व्हेन चार्ज इज इन मोशन, अगर चार्ज मोशन में है देन द फर्स्ट चैप्टर दैट वी आर स्टडिंग इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता होगा। देन वी आर स्टडिंग मैग्नेटिज्म, then we are studying a chapter called EMI, electromagnetic induction, and then alternating current. So these are the topics, these are the chapters that you will be studying in class 12. I have just given you a brief idea about electromagnetism, and the branch of physics that we are starting today is electrostatics. That means we are going to study charges at rest. पहले आप इतना नोट कर लीजिए, अगर आपको यहाँ से कुछ नोट करना है, फिर हम आगे देखते हैं। मिटा दूँ? ओके। सो हमने एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन ले लिया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वी आर स्टडिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब चार्ज एट रेस्ट। भैया ये तो हमें समझ में बहुत अच्छे से आ गया कि हम क्या पढ़ना चाहते हैं इस चैप्टर में। वी आर गोइंग टू स्टडी चार्ज एट रेस्ट। बट भैया चार्ज क्या होता है? हम चार्जेस एट रेस्ट को स्टडी करना चाहते हैं, बट उससे पहले व्हाट इज चार्ज ये तो एक बार देख ले। तो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर स्टडिंग टुडे इज इलेक्ट्रिक चार्ज, एंड मैं आपको इलेक्ट्रिक चार्ज को दो एग्जाम्पल से समझाऊंगा। जब मैं वो दो एग्जाम्पल्स ले रहा हूं तो आपको बहुत ही पेशेंटली मेरे साथ रेस्पॉन्ड करना है। अगर आपने ये दो एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से समझ लिया, आपका पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके प्रॉपर्टीज सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर स्टार्टिंग,
इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को कौन से सिंबल से डिनोट किया जाता है? दिस इज डिनोटेड बाय Q। आप कैपिटल Q भी यूज कर सकते हो या फिर स्मॉल q भी यूज कर सकते हो। नाउ मैं आपको एक केमिस्ट्री का एग्जाम्पल लेना चाहता हूं इलेक्ट्रिक चार्ज को क्लियर करने के लिए। प्लीज बियर विद मी। सपोज इफ आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? आप बोलेंगे भैया सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अगर मैं पूछूं सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? भैया प्रोटॉन्स 11 है, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। भैया सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अगर सोडियम को न्यूट्रल होना है तो। सोडियम एटम हैज 11 प्रोटॉन्स, इट हैज 11 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इफ आई आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज द चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, आप बोलेंगे कि भैया चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब मैं ये आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर बाद कि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, आपको जूनियर क्लासेस से पता है, वो डिफरेंट नेचर के है। कन्वेंशनली प्रोटॉन का चार्ज को पॉजिटिव बोला जाता है एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज को नेगेटिव बोला जाता है। दैट मीन्स दीज टू चार्जेस आर इक्वल इन वैल्यू, जस्ट इनके नेचर अलग है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस आर शोइंग द नेचर ऑफ चार्जेस, दे आर नॉट कन्वेइंग इन मैथमेटिकल सेंस। एक मिसकंसेप्शन स्टूडेंट्स में रहता है कि भैया प्रोटॉन का चार्ज ना इलेक्ट्रॉन के चार्ज से ज्यादा है। बिल्कुल ज्यादा नहीं है। वो सोचते हैं कि भैया ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव वैल्यू से ग्रेटर होता है। दैट इज ट्रू इन मैथ्स, बिकॉज इन मैथ्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस आर शोइंग मैथमेटिकल सेंस, मतलब नंबर लाइन में कौन टुवर्ड्स राइट है कौन टुवर्ड्स लेफ्ट है। बट फिजिक्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स आर जस्ट रिप्रेजेंटेशन, दे डू नॉट कन्वे इन मैथमेटिकल सेंस। आई विल टॉक अबाउट दिस पॉइंट, बट दिस इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ वी नो द चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ आर एब्रिविएटेड बाय अ सिंबल कॉल्ड स्मॉल ई। तो स्मॉल ई अगर बोलूं दैट मीन्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अब यहां पे देखिए 11 प्रोटॉन्स है 11 इलेक्ट्रॉन्स है। अब अगर मैं टोटल चार्ज ऑफ सोडियम पूछूं, टोटल चार्ज, तो क्या होगा? ये 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स का इफेक्ट को नलीफाई कर देगा। आप ऐसा सोच सकते हो कि 11 प्रोटॉन्स ने 11 इलेक्ट्रॉन्स को मार दिया, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? 0। कोई खास बात नहीं है। नाउ अगर सोडियम से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो क्या होगा? इट विल गेट कन्वर्टेड टू Na+। अब बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? भैया आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तो प्रोटॉन्स तो 11 ही है। इलेक्ट्रॉन्स कितना है? इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है तो इलेक्ट्रॉन पहले 11 था, अब 10 हो गया। अब बताइए कि Na+ में टोटल चार्ज कितना है? आप बोलेंगे कि भैया 10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मतलब 10 टाइम्स ऑफ E, राइट? एंड 11 प्रोटॉन्स का चार्ज मतलब 11 टाइम्स ऑफ E। मतलब यहां पे क्या मैं बोल सकता हूं कि भैया 10 इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ 10 प्रोटॉन्स को मार पाएगा। 10 इलेक्ट्रॉन्स कैन नलीफाई द इफेक्ट ऑफ 10 प्रोटॉन्स, तो 1 प्रोटॉन विल एक्सप्रेस इटसेल्फ। भैया एक्सप्रेस करने का क्या मतलब है? देखिए पहले केस में 11 इलेक्ट्रॉन्स कैन नलीफाई, कैन फाइट विथ 11 प्रोटॉन्स। सो कोई 11 इलेक्ट्रॉन्स 11 प्रोटॉन्स को मार देगा, नलीफाई कर देगा, कोई खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। बट अब इलेक्ट्रॉन्स 10 है एंड प्रोटॉन्स 11 है। 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन्स को मार सकता है, एक प्रोटॉन खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। एंड एक प्रोटॉन का चार्ज कितना है? तो टोटल चार्ज कितना होगा? जितना एक प्रोटॉन का चार्ज है, विच विल बी इक्वल टू चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, है ना। एंड चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन कितना है? मैं मिटा के लिख रहा हूं, सिंपल, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, विच इज E। चार्ज कितना है? E। सिमिलरली अगर मैं और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं, आप बोलेंगे भैया पागल हो गया हो क्या? Na+ से और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो Na2+ बन जाएगा। हमें पता है कि Na2+ तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। मुझे पता है Na2+ एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि बहुत अनस्टेबल होता है। बट मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल्स, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं समझना चाहते, हम बस चार्ज का कंसेप्ट समझना चाहते हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कि किसी दुनिया में अगर Na2+ एग्जिस्ट करेगा तो प्रोटॉन्स कितने होंगे उसमें? 11। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, 9। मैं क्या करता हूँ, इसको E लिख देता हूँ, E। अब बताइए 9 इलेक्ट्रॉन्स 9 प्रोटॉन्स को मार सकता है, तो 2 प्रोटॉन्स खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो चार्ज कितना हो जाएगा Na2+ का? 2 टाइम्स ऑफ E। मैं और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा? Na3+। प्रोटॉन्स कितना है? 11। भैया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कभी चेंज ही नहीं हो रहे, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स चेंज भी नहीं होंगे क्योंकि प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बाउंड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। दैट इज द रीजन इन एनी केमिकल रिएक्शन
प्रोटॉन्स कैनॉट बी ट्रांसफर्ड, ओनली इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ट्रांसफर्ड। आप एक सिस्टम से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करा सकते हो या उसी सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करा सकते हो प्रोटॉन्स के साथ। आप केमिकल रिएक्शन में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिमूव कराना है तो आपको न्यूक्लियस को तोड़ना पड़ेगा, एंड न्यूक्लियस को तोड़ने का मतलब है न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसके लिए बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल में देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 8। अब देखिए 11 प्रोटॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स को नलीफाई कर सकता है, मतलब 3 प्रोटॉन्स है अभी भी जो खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो चार्ज कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ई। भैया ये 3e ये सब क्या लिख रहे हो, 3 टाइम्स ऑफ ई मतलब 3 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, इतना। तो 3e। ऐसे ही नेक्स्ट चार्ज कितना आएगा, अगर और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा 4e 5e एंड सो ऑन। ठीक है, थोड़ा सा समझ में आया, उतना भी नहीं आया। चलिए एक सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ अ नेगेटिव आयन, लेट्स से ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 8। व्हाट इज द टोटल चार्ज? आप बोलेंगे भैया 8 प्रोटॉन्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स आपस में मार देंगे, टोटल चार्ज 0। जब मैं ये मजाक से बोल रहा हूँ ना आपस में मार देंगे, ऐसा नहीं है कि वो खुद को डिस्ट्रॉय कर देंगे। मैं बोल रहा हूँ कि जितने पॉजिटिव्स है उतने ही नेगेटिव्स है, सो नन ऑफ देम आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। आई एम सेइंग दैट number of positive is equal to number of negative, so none of them can express itself, none of them can express itself. Similarly, अब अगर ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, O-। पहले इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर रहे थे, अब ऐड कर रहे हैं, O-। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है, 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 9। अब बताइए 8 प्रोटॉन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स को नलीफाई कर सकता है, तो एक इलेक्ट्रॉन खुद को एक्सप्रेस कर देगा, एंड अगर एक इलेक्ट्रॉन खुद को एक्सप्रेस कर देगा तो टोटल चार्ज ऑन O- कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन के इक्वल, मतलब इक्वल टू -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब इतना वैल्यू नहीं, इतना बड़ा वैल्यू नहीं लिख के हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, -e। ओके, सो दिस इज +e एंड दिस इज -e। नेक्स्ट, अब और एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, O2-। भैया ये क्या करते जा रहे हो, अब टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा। मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, एग्जाम्पल को खत्म होने दो, फिर आपको ऐसा फील आएगा चार्ज का कि आप बता नहीं सकते हो। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन को मार सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, चार्ज कितना हो गया, -2e। सिमिलरली चार्ज कितने हो जाएंगे, -3e -4e। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, ये दो एग्जाम्पल से मैं आपको क्या क्या ऑब्जर्व कराना चाहता हूं, मैं आपको पूरा चार्ज का फील देना चाहता हूं कि चार्ज किसको बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई चार्जेस। देखिए यहां पे सबसे पहली बात हम देख सकते हैं कि फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑल अबाउट पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल 1 इज ऑल अबाउट पॉजिटिव चार्ज। व्हाट डू यू मीन बाई पॉजिटिव चार्ज? व्हेन सोडियम एटम की बात करें तो 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स, number of protons are equal to number of electrons, the total positive charge is equal to total negative charge, so total charge is 0. Now how can a body acquire positive charge? If it removes an electron, it releases an electron, so number of protons are 11, number of electrons are 10, so charge is +e. Then charge is, then again if it removes an electron, charge is +2e, then again charge is +3e. And what do you mean by negative charge? Negative charge means gain of electron. So when do we say that an atom or a system is positively charged? बहुत लोग ना ऐसा बोल देते हैं पॉजिटिव चार्ज के लिए कि जब प्रोटॉन्स ज्यादा है मोर देन इलेक्ट्रॉन्स। क्या आपको ऐसा बोलना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज मींस प्रोटॉन्स आर मोर देन इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ऐसा बोलना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन प्रोटॉन्स? भैया बात तो एक ही है, देखिए बात तो एक ही है, बट पहला वाला स्टेटमेंट दैट पॉजिटिव चार्ज मींस प्रोटॉन्स आर मोर देन इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी किसी को ऐसा लग सकता है कि अच्छा प्रोटॉन्स मोर देन इलेक्ट्रॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए प्रोटॉन्स गेन करना होगा। नहीं 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 नहीं, अगर आपको किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कराना है, कोई बॉडी है यहाँ पे, कोई यहाँ पे बॉडी है, ये बॉडी न्यूट्रल है। अभी न्यूट्रल का क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रल? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब जितने पॉजिटिव चार्जेस है उतने ही नेगेटिव चार्जेस है, मतलब द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नाउ दिस बॉडी वांट्स टू अक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अगर बॉडी को पॉजिटिव चार्ज होना है तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना पड़ेगा। और अगर इस बॉडी को नेगेटिवली चार्ज होना है तो क्या करना पड़ेगा,
इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। सो फर्स्ट कंसेप्ट जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि एक बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, दैट डिपेंड्स अपॉन द फैक्ट दैट उस बॉडी में क्या इलेक्ट्रॉन्स डेफिशिएंट है या फिर इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है। The total charge on a body is defined only and only with respect to electrons, because protons are bound inside the nucleus along with neutrons. Neutrons do not have any charge. Protons and neutrons are bound inside the nucleus by strong nuclear forces. So in any chemical reaction, charge acquired by the body is only because of electrons. When do you say that a species is neutral? If the number of positive charges is equal to number of negative charges, then the species is neutral. When do you say that the species is positively charged? Positive charge means when electrons are deficient. See, positive charge means electrons release कर देंगे. अगर electrons release कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो electron deficient हो जाएगा. Electron deficient. देखिए, जितने भी केसेस में बॉडी ने या फिर स्पीशीज ने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया, उसमें इलेक्ट्रॉन्स वर लेस देन प्रोटॉन्स. So if electrons are less than protons, that means body is positive charged. Again, if the body is negatively charged, what is the condition for negatively charged? When the number of electrons are more than number of protons, then it is negatively charged. That means electron gain करना पड़ेगा या फिर electron rich या electron excess में होना पड़ेगा. भैया बहुत कुछ आपने समझाया, बट कंक्लूड क्या करना चाहते हो? इसके बेसिस में हम चार्ज का फंडामेंटल डेफिनेशन कंक्लूड करना चाहते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज? देखिए, चार्ज मैटर का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है. अगर मैं मैटर हूं, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, आई हैव अ मास ऑफ 60 kg. राइट नाउ suppose in my body the number of protons are equal to the number of electrons. That means I am electrically neutral. The total charge on my body is 0. Now if I release some electrons, then I will become electron deficient. If I become electron deficient, that means I'm positively charged. Suppose I was neutral. अगर मैं कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता हूं तो मैं इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाएंगे तो नेगेटिवली चार्ज मैं हो जाऊंगा. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज. चार्ज एक ऐसा क्वांटिटी है जो हमें किस चीज के बारे में आइडिया देता है. इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी. इफ आई से बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर डेफिशिएंट. If I say body is negatively charged, that means electrons are in excess. So charge gives us an idea about the excess or deficiency of electrons in a body. And it is an intrinsic property of matter. Mass का एक property है. देखिए, body acquire कर रहा है charge. That means matter acquires charge. अगर mass zero है तो charge को zero होना ही पड़ेगा. चार्ज मास का ये एक प्रॉपर्टी है. अगर बॉडी का मास कुछ ना कुछ है, ओनली देन द बॉडी कैन एक्वायर चार्ज. अगर मैं बोल रहा हूं कि मास ही नहीं है, मैटर ही नहीं है, तो चार्ज भी नहीं एग्जिस्ट कर सकता. विदाउट मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट. तो ये सारे कुछ प्रॉपर्टीज है, जो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी एंड सब कुछ लिख के. मैं और एक चीज आपको ऑब्जर्व कराना चाहता हूं. देखिए, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल थे तो चार्ज वाज जीरो. What is the next possible value of charge? हमने बस एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया. क्या एक इलेक्ट्रॉन से भी कम कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किया जाता है? क्या आधा इलेक्ट्रॉन या 1/4 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं? नहीं. तो what is the next possible charge that is existing? E. फिर next 2E, फिर next 3E. तो सारे पॉजिटिव चार्ज ऐसे एग्जिस्ट कर रहे हैं. सबसे 0, फिर E, फिर 2E, फिर 3E, फिर 4E, फिर 5E, फिर 6E. मतलब कुछ n टाइम्स ऑफ E, जहां पे n 0, 1, 2, 3, 4. फिर नेगेटिव चार्ज को देखिए, नेगेटिव चार्ज भी ऐसे एग्जिस्ट कर रहा है. 0, -E, -2E, -3E, -4E, -5E, so on and so forth. चलिए, 0 को तो हटा दीजिए. 0 मतलब कोई चार्ज नहीं है. सो मैं आपसे अगर पूछूं कि इस दुनिया में सबसे छोटा वैल्यू ऑफ चार्ज क्या एग्जिस्ट कर सकता है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स? दैट इज स्मॉल e. That is small e. That means 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Yes, the smallest possible value of charge that can exist in the universe is small e. भैया, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है? ये तो नेवर एंडिंग सीरीज है. सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है. बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है. सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज जो दुनिया में एग्जिस्ट करेगा वो है स्मॉल e, which is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. But any other value of charge will always be an integral multiple of E. मतलब सबसे छोटा वैल्यू क्या है? E. फिर नेक्स्ट क्या है? 2E. फिर नेक्स्ट क्या है? 3E. फिर नेक्स्ट क्या है? 4E. क्या भैया कभी भी 1.5E
1.5 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों भैया? देखिए मैंने यहां पे इसको प्रूफ किया है। हमने जस्ट एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तब चार्ज ई हुआ। एक बात बताइए, अगर मैं बोल रहा हूं कि एक बॉडी का चार्ज प्लस ई है, फील कीजिए इसको, एक बॉडी का चार्ज प्लस ई है, इसका क्या मतलब है? प्लस ई का मतलब पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया है। तो प्लस ई चार्ज एक्वायर करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव किया गया? 1 इलेक्ट्रॉन। देख सकते हो। इफ आई एम सेइंग एक बॉडी का चार्ज प्लस 3e है, व्हाट डज इट मीन? पॉजिटिव मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड। हाउ मेनी? 3 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल। अगर मैं बोल रहा हूं कि एक बॉडी का चार्ज -2e है, -2e, माइनस साइन शोज दैट इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड, एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड. So this can exist. But if I'm saying that the charge on a body is 1.5 times of E, 1.5 times of E, is this possible? What does this mean? What do you mean by the statement that charge on a body is 1.5 times of E? अच्छा, positive charge है, that means electrons are removed. And how many electrons are removed? 1.5 electrons are removed. Can you remove 1.5 electrons from a body? No. So these kind of charges are not possible. आपने जो छोटे क्लासेस में स्टडी किया है ना कि charges are quantized, Q is equal to NE, जो अभी मैं समझाने वाला हूं. I have just, मैंने कुछ नहीं समझा अभी तक. I have just given you an introduction. Now I am going to explain. ये एग्जाम्पल को आप नोट कीजिए. एंड ये जो फॉर्मूला है ना, Q is equal to NE, the charge is quantized, मतलब charges always exist in integer multiple of electronic charge. देखिए 2e, 3e, 4e, 5e, E माइनस 2e ऐसे. सो प्लस माइनस NE. सो उसी का फील मैंने आपको दिया है. पहले आप इतना फील कर लीजिए, फिर जितने भी पॉइंट्स, कुछ नहीं लिखना है आपको, ये दो एग्जांपल्स खुद से लिखिए बिना देखे, फिर जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए हमने वो सारे पॉइंट्स में लिख के आपको पूरा फील करा दूंगा. पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए. चलिए, जो एग्जाम्पल मैंने आपको लेके कंसेप्ट समझाया, अब उसी कंसेप्ट से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप कंसेप्चुअली इनको लिख लीजिएगा. सो इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन क्या है? जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में समझाया दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मतलब ये मास का, ये मैटर का एक इंटरनल प्रॉपर्टी है. एंड इलेक्ट्रिक चार्ज हमें किस चीज के बारे में आइडिया देता है? इट गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी. gives us an idea about the excess or deficiency of electrons in a body. अगर एक एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज मतलब इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होगा, दैट मीन्स हमें किस चीज़ के बारे में आइडिया मिल रहा है? मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मतलब द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस एटम आर डेफिशिएंट कंपेयर्ड टू न्यूट्रल एटम. Similarly, if an atom is negatively charged, that means electrons are in excess. Similarly, if the number of electrons are equal to number of protons, that means the atom is neutral. देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है नोट के पॉइंट्स में, अगर number of electrons greater than number of E मतलब number of electrons greater than number of protons है, number of electrons greater than number of protons, number of electrons less than number of protons, and number of electrons equal to number of protons है. Electrons ज़्यादा है, that means electrons are in excess, that means negatively charged. What do I mean? Electrons are in excess, that means negatively charged. Number of electrons less than number of protons, that means electrons are deficient. Electrons are deficient, that means positively charged. And number of electrons are equal to number of protons, that means the atom is neutral. That means the atom is neutral. So this is the definition of charge. अब बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज. यूनिट ऑफ चार्ज को निकालने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला क्लास 10 से रिक्वायर्ड होगा, दैट इज I करंट इज इक्वल टू Q by T. सो चार्ज क्या हो गया? चार्ज Q इज I इंटू टी. भैया आपने ऐसे क्यों निकाला? क्योंकि ये जो करंट है ना, इट्स अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी. अब अगर किसी भी क्वांटिटी का हमें यूनिट निकालना है तो सबसे पहले उस क्वांटिटी का हमने फॉर्मूला लिख लिया, I इंटू टी. अब इंडिविजुअल टर्म्स के यूनिट को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. करंट का यूनिट कितना है? एम्पियर. टाइम के लिए कितना है? सेकेंड. सो एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड इज एब्रीविएटेड एज कूलम. सो अगर मैं यूनिट की बात करूं, सो दो यूनिट्स है, SI यूनिट, इसको मिटा रहा हूं मैं, आपको समझ में आ गया होगा, एंड CGS यूनिट. सो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज? द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, COULOMB, abbreviated by the symbol capital C. And what is the CGS unit of charge? The CGS unit of charge is stat coulomb. Stat कूलम, या फिर इसका और एक नाम है ESU. सो ESU का क्या मतलब है? ESU का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. यहाँ पे लिख रहा हूँ, ESU का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. सो व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम. व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ चार्ज? ESU. अब इन दोनों के बीच का रिलेशन भी हमें पता होना चाहिए कि 1 कूलम इज 3 × 10⁻⁹ ESU.
उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किसी जगह पे पूछ ले तो ऐसे आपको कन्वर्ट करना चाहिए। अब डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते। अगर ऐसे देखें हम डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए कि हमें पता है चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी, हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। सो करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? कैपिटल ए, एंड टाइम का टी। सो व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर चार्ज? ए इंटू टी। अगर आप मास एंड लेंथ के टर्म्स में भी लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो कि मास तो है ही नहीं, तो मास की पावर 0, लेंथ की पावर 0, टाइम की पावर 1 एंड ए की पावर 1। सो कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। एम एन एल अगर नहीं भी लिखो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो चार्ज का हमने डेफिनेशन देख लिया। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज? स्टैट कूलम या ईएसयू। ईएसयू का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। आपस में रिलेशन 1 कूलम इज 3 × 10⁹ ESU। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज? द डायमेंशनल फॉर्मूला इज TA या फिर AT। ठीक है। अब चार्ज एक कैसा क्वांटिटी है? सो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, इट obeys basic algebra for addition, subtraction and all mathematical operations. So charge is a scalar quantity, doesn't have any डायरेक्शन एंड डज नॉट ऑफ ए वेक्टर अलजेब्रा, इसलिए चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज का सबसे बिगेस्ट यूनिट क्या है, जो आप केमिस्ट्री क्लास 12 में भी देखोगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो ये आपको केमिस्ट्री में याद ही होना चाहिए। द बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फेराडे, एंड 1 फेराडे इज हाउ मच कूलम? 1 फेराडे इज 96500 कूलम। भैया क्या है, ये हमें याद रखना है। फिजिक्स के लिए तो याद नहीं रखना है, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये आपको याद रखना ही पड़ेगा न्यूमेरिकल्स के लिए। सो 1 फेराडे इज 96500 कूलम। चार्ज का एक दूसरा यूनिट भी है, कुछ बुक्स में लिखा रहता है इसलिए मैं बता रहा हूं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या EMU। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को बोलते हैं स्टैट कूलम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को बोलते हैं एप कूलम, ABC। सो मैंने लिखा है 1 EMU या 1 एप कूलम इज 10 कूलम। बहुत लोगों को ESU एंड EMU में कंफ्यूजन रहता है। ESU एंड EMU दोनों चार्ज के यूनिट्स है। ESU का दूसरा नाम है स्टैट कूलम एंड EMU का दूसरा नाम है एप कूलम। ESU is CGS unit, but EMU is not a CGS unit. EMU is some other unit. So this is the basic points about charge. कुछ नोट के पॉइंट्स है जो मैंने आपको उस एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, बस मैं एक बार गो थ्रू करना चाहता हूँ। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस है, negatively charged. Number of electrons less than number of protons, electrons are deficient, positively charged. And if number of electrons are equal to number of protons, then the atom or the species is neutral. सेकेंड पॉइंट जो मैंने आपको समझाया, दैट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एंड इनसाइड द न्यूक्लियस प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर बाउंड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियर फोर्स नाम का एक फोर्स, जो मैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में समझाऊंगा, वो उन्हें होल्ड करके रखता है। इसलिए प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इमोबाइल है एंड न्यूक्लियस बिल्कुल ही स्टेबल है। तो केमिकल रिएक्शन में ना न्यूक्लियस से प्रोटॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स आप नहीं निकाल सकते। न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए न्यूक्लियस को स्प्लिट करना पड़ेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन करना पड़ेगा, जिसके लिए बहुत हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है। सो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दे रिसाइड इनसाइड द न्यूक्लियस वेयर दे आर बाउंड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड हेंस दे आर इमोबाइल। कौन कौन इमोबाइल है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इमोबाइल है। बट however electrons are present in orbits, electrons orbits में present है, and those electrons that are very far away from the nucleus, those electrons that are very far away from the nucleus, they experience very less attractive force due to the nucleus. nucleus से अगर बहुत दूर है तो बहुत कम फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि वो डिस्टेंस डिपेंडेंस फोर्स रहता है, एक्सपीरियंस वेरी लेस अट्रैक्टिव पुल, एंड ड्यू टू विच दे कैन डिटैच देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑर्बिट्स, एंड इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। देखिए, एक एटम का अगर बहुत सारे ऑर्बिट्स है तो सारे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल सकते। जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से बहुत दूर है, दैट मीन्स आउटर मोस्ट शेल्स की तरफ है, दोज इलेक्ट्रॉन्स आर फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस कैन नॉट अट्रैक्ट देम विद अ ग्रेटर फोर्स, दैट इज द रीजन दे कैन, ऑन रिसीविंग सफिशिएंट एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग एंड एल्सवेयर एक्सटर्नली, दे कैन डिटैच देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑर्बिट्स. And thus in a chemical reaction only electrons are transferable, only you can transfer electrons from one body to another. That is the reason I was saying that whenever a body acquires a charge, that charge is only and only due to electrons. If a body is acquiring positive charge, you should not say that the body has gained protons, you should say the body has lost electrons. I hope this is clear. And the last point is, whenever I am saying that an atom or a species or a system is neutral, न्यूट्रल का मतलब कुछ लोग ऐसे समझ लेते हैं कि न्यूट्रल मतलब नो चार्ज, चार्जलेस है। सो न्यूट्रल डज नॉट मीन दैट द एटम इज डिवॉइड ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। न्यूट्रल इज नॉट इक्वल टू चार्जलेस। अगर कोई सिस्टम न्यूट्रल है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि वो चार्जलेस है? चार्जलेस का मतलब तो कि उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं है, क्या मैं वो बोल सकता हूं? नहीं। अगर एक एटम न्यूट्रल है,
उसका मतलब इसके अंदर जितने पॉजिटिव्स है उतने नेगेटिव्स है, जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है उतने ही नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि उस बॉडी के अंदर चार्ज पार्टिकल्स बिल्कुल एब्सेंट है, दैट इज नॉट द केस। न्यूट्रल मीन्स द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, वही मैंने लिखा है। तो इतना आप नोट कर लीजिए एंड देन हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं properties of charge. First property is charge is of two types, as we know. Charge is of two types, positive charge and negative charge. इसका क्या मतलब है? नेचर में जब चार्जेस को डिस्कवर किया गया, so charges were found in two varieties. They were found in two flavors. Now conventionally, any one of the flavor was called positively charged and the other flavor was called negative charge. अगर वो चाहते तो पहला वाला फ्लेवर को वैनिला फ्लेवर एंड दूसरे को चॉकलेट फ्लेवर बोल ही सकते थे। उन्होंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो बोला है ना, वो मैथ्स का पॉजिटिव एंड नेगेटिव के सेंस में नहीं बोला है। ऐसा हुआ कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ चार्ज डिस्कवर किया गया एंड एक दूसरा काइंड ऑफ चार्ज डिस्कवर किया गया। तो देखा गया कि ये वाला जो पर्टिकुलर काइंड ऑफ चार्ज है, जो चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, एंड एक दूसरा फ्लेवर है जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसा है, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते। बट प्रोटॉन एंड प्रोटॉन का सेम टाइप ऑफ चार्ज आपस में रिपेल करते, अलग अलग टाइप ऑफ चार्ज आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो देखा गया कि चार्जेस दो ही वैराइटीज में है एंड दोनों अपोजिंग इफेक्ट्स एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर। इसलिए क्या किया गया, एक को पॉजिटिव बोला गया एंड दूसरे को नेगेटिव बोला गया। जैसे चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन हम जानते हैं कि इट इज प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। बट भैया क्या ये प्लस मतलब इट इज ग्रेटर देन जीरो है? क्या मैं बोल सकता हूं कि नंबर लाइन में ये जीरो है, यहां पे प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है, यहाँ पे माइनस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है? बिल्कुल नहीं। ये सब चीज़ मैथ्स में वैलिड है, ये सब चीज़ यहाँ पे वैलिड नहीं है। यहाँ पे प्लस एंड माइनस साइन कोई मैथमेटिकल सेंस कन्वे नहीं करता। मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन इज ग्रेटर देन चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, दैट कैन नॉट बी सेड। तो भैया प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, ऐसा क्यों है? दैट इज बाई कन्वेंशन। अगर वो चाहते तो इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव बोल सकते थे एंड प्रोटॉन को नेगेटिव बोल सकते थे। दैट इज जस्ट अ कन्वेंशन। किसी एक को पॉजिटिव बोलना था, किसी दूसरे को नेगेटिव बोलना था। यहाँ पे वेनिला, यहाँ पे चॉकलेट, या यहाँ पे वेनिला, यहाँ पे चॉकलेट। दीज आर जस्ट रिप्रेजेंटेशंस, दीज आर जस्ट नेम्स, राइट? सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस डू नॉट कन्वे एनी मैथमेटिकल सेंस, वो कोई मैथमेटिकल सेंस कन्वे नहीं करते। दे आर जस्ट यूज टू रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ चार्ज। चार्जेस हैव टू पोलैरिटीज, इसको पोलैरिटी भी बोलते हैं, पॉजिटिव पोलैरिटी एंड नेगेटिव पोलैरिटी। दीज आर जस्ट नेम्स, दीज आर जस्ट रिप्रेजेंटेशंस। एंड वी नो दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर whereas unlike charges attract each other. What do we mean by this? Like charges and unlike charges. अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज को दूसरे पॉजिटिव चार्ज के सामने रख दूं तो क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्शन, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। सिमिलरली अगर मैं नेगेटिव को रख दूं तो क्या करेंगे? उनके बीच में भी रिपल्शन होगा, मतलब दुश्मनी। अगर मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव को रख दूं सामने तो क्या होगा? अट्रैक्शन। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग. It's a universal law of nature that like charges repel each other whereas unlike charges attract each other. The next property is charge is a scalar quantity, and because charge is a scalar quantity, so charges को algebraically add किया जा सकता है. So they are additive in nature. Charges are additive in nature. What do we mean by the statement charges are additive in nature? मैं अभी दिखाता हूँ एक example से. 4 bodies have charges plus 10 coulomb, minus 2 coulomb, minus 4 coulomb and 3 coulomb. आपको फाइंड आउट करना है टोटल चार्ज. तो मान लेते पहला वाला चार्ज को हम Q1 मान लेते, सेकेंड चार्ज को Q2 मान लेते, थर्ड चार्ज को Q3 मान लेते एंड फोर्थ चार्ज को Q4 मान लेते. 4 बॉडीज है, अब हमें टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है. टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? टोटल चार्ज तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 हो जाएगा. अब चार्जेस एडिटिव है, इसका मतलब क्या है? Q1 का वैल्यू कितना है? प्लस 10 कूलम, तो आप ब्रैकेट में प्लस 10 पुट कर दीजिए. प्लस देखिए ऐड कर रहे हैं. Q2 का वैल्यू कितना है? -2. हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, हम ऐड ही कर रहे हैं, बट साइन के साथ ऐड कर रहे हैं. प्लस Q3 का वैल्यू कितना है? -4. प्लस Q4 का वैल्यू कितना है? 3 कूलम. तो टोटल कितना आ जाएगा? 10 -2 -4 3. 10 and 3 13 एंड ये कितना है? 6. तो ये कितना है? 8 एंड माइनस हो गया 4, तो कितना हो गया? 7 कूलम आ गया आंसर. मैंने क्या बोला कि चार्जेस एडिटिव इन नेचर है. व्हाट डू यू मीन बाय द फैक्ट दैट चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर? दैट मींस द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी कैन बी ऑब्टेन बाय सिंपल एल्जेब्रिक समेशन ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस. एंड जब आप एल्जेब्रिक समेशन कर रहे हो तो उसको
जो फॉर्मूला में पुट करना है वो अलॉन्ग विथ देयर साइंस पुट करना है। क्यों हमें अलॉन्ग विथ साइंस पुट करना है? क्योंकि जो नेगेटिव चार्जेस है वो अलग टाइप के इफेक्ट शो करते हैं एंड जो पॉजिटिव चार्जेस है वो अलग टाइप के इफेक्ट शो करते हैं। So this is about the additive nature of charge. The third property is charge is transferable. चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है. That is the reason we are saying the charges are transferable in nature. The fourth property that we might know, the charges can neither be created nor be destroyed. That means the law of conservation of charge. The fourth point is the law of conservation of charge. That means charges are conserved for an isolated system. Why are we saying isolated system? अगर आपको आप बोल रहे हो कि चार्जेस को कभी क्रिएट नहीं किया जा सकता या फिर कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, दैट इज ट्रू. बट आप ऐसा सोचो कि अगर एक रूम है, रूम में आपने 5 कूलम चार्ज रख दिया एंड आप मार्केट चले गए, तो जब मार्केट से वापस आके आप रूम में एंटर करोगे तो कितना चार्ज होना चाहिए अंदर? 5 कूलम ही होना चाहिए. 5 से 8 कूलम नहीं हो सकता. अगर आप 5 कूलम रख के गए एंड 1 घंटे बाद आके देख रहे हो 8 कूलम हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि चार्जेस क्रिएट हो रहे हैं. सिमिलरली अगर आप 5 कूलम रख के गए आप आके देख रहे हो कि 3 कूलम है, तो 2 कूलम कहा गया, इसका मतलब चार्जेस डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. सो ये सब पॉसिबल नहीं है. क्या बोलना चाह रहा है कि एक अगर रूम है, रूम के अंदर 5 कूलम चार्ज आप रख के गए हो, आके आप कितना मिलेगा चार्ज वहाँ पे? 5 कूलम ही मिलेगा. बट अगर इस रूम में विंडो खुला हुआ है तो कुछ चार्जेस लीक करके विंडो से बाहर जा सकता है. तो इसलिए वो इस पॉइंट को थोड़ा सा ट्रू करने के लिए यहाँ पे वो आइसोलेटेड सिस्टम बोलना चाह रहे हैं. दैट मीन्स व्हाट दे आर सेइंग, चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड. हमें पता है, बट ये एक्सपेरिमेंट जब, दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, इट्स लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. अब किसी ने इसको डिस्कार्ड करने के लिए सपोज ऐसा बोल दिया कि मैं तो रूम में 5 कूलम चार्ज रख के गया था, वापस आके देखा 3 कूलम है, तो चार्जेस डिस्ट्रॉय हो गया. तो ये वाला पॉइंट ट्रू नहीं है. वैसे नहीं दे सकते हो क्योंकि शायद रूम में आपका खिड़की खुला था या फिर पूरा रूम आपका आइसोलेटेड नहीं था. ये पॉइंट आप तभी बोल सकते हो जब आपका सिस्टम पूरा आइसोलेटेड है. मतलब यू कैन नॉट डिस्कार्ड दिस पॉइंट बाय सेइंग कि मैं तो रूम पे रख के 5 कूलम गया था फिर थोड़ी देर बाद नहीं है, क्योंकि मॉइस्चर वगैरह होगा रूम पे, इसलिए थोड़ा सा चार्जेस डिसिपेट कर सकता है. बट चार्जेस कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. दैट मीन्स द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड. फिफ्थ पॉइंट, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर. What do you mean by the statement that charge is quantized in nature? क्वांटा का मतलब है स्मॉलेस्ट वैल्यू. क्वांटा का नंबर है मतलब है स्मॉलेस्ट वैल्यू. सो व्हाट डू यू मीन बाय द स्टेटमेंट दैट चार्ज इज क्वांटाइज्ड? दैट मीन्स, जैसा कि मैंने आपको उस एग्जाम्पल में समझाया, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ चार्ज दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर इज 1.6 × 10⁻19 कूलम. देखिए अब मैं बस रीड करते हुए चल रहा हूँ क्योंकि सारे पॉइंट्स मैंने आपको उस एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया. सो द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इन नेचर इज 1.6 × 10⁻19 coulomb, and any other value of charge will always exist in an integral multiple of E. That is the reason we are saying Q is equal to NE. I have explained this to you. What is the smallest value of charge that can exist in the universe? That is small e. That means 1.6 × 10⁻19 coulomb. Now what is the next smallest charge that can exist? आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हो, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो 2e हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन 3e हो जाएगा. Why are these charges not possible? Q is equal to 1.5e is not possible. Q is equal to 3.7e is not possible. That means it should be an integer. Q is equal to 2e is possible because this is acquired by losing 2 electrons. But if Q is equal to 1.5e लिख दोगे, so 1.5e का मतलब है 1.5 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पड़ेगा. 3.7e का मतलब है 3.7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पड़ेगा. वो पॉसिबल नहीं है. So Q is equal to NE में n को एक इंटीजर होना पड़ेगा. So where n is an integer, right? Then charge is always associated with mass. Charge is always associated with mass. इसका भी मैंने आपको पॉइंट समझाया. अगर मेरा मास 60 kg है and right now I'm electrically neutral and now I can decide, it's my call, it's my wish कि मैं पॉजिटिवली चार्ज होना चाहता हूँ या नेगेटिवली चार्ज होना चाहता हूँ. अगर मैं न्यूट्रल होकर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दूँ तो मैं क्या हो जाऊँगा? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिया तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन्स गेन करूंगा तो नेगेटिवली चार्ज हो जाऊंगा. तो ये पॉइंट का क्या मतलब है? चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास. मतलब विदाउट मास चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट. चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास. अगर बॉडी का मास 0 है, अगर मास एग्जिस्ट नहीं करेगा तो चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि चार्ज को किसी के ऊपर तो एग्जिस्ट करना पड़ेगा, मैटर के ऊपर एग्जिस्ट करना पड़ेगा. पीपल से दैट चार्ज इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मैटर. अगर मैटर एग्जिस्ट करता है तभी चार्ज एग्जिस्ट करने का पॉसिबिलिटी है. ठीक है. सो चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास.
हाउएवर मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी का मास 2 kg है एंड उसका टोटल चार्ज 0 है? हाँ, ये हो सकता है। बट क्या ऐसा हो सकता है कि किसी बॉडी का मास 0 kg है बट उसका चार्ज 2 कूलम है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। चार्ज इज एसोसिएटेड विद मास, दैट मींस चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। लास्ट पॉइंट इज चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट, भैया इतना भारी शब्द कैसे याद रखेंगे? इसका क्या मतलब है? रिलेटिविटी, आइंस्टाइन का स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने सुना होगा। अगर नहीं सुना है तो थोड़ा सा आइडिया देता हूं, ऑल्दो हमें ज्यादा कुछ उससे मतलब नहीं है। उसमें क्या बोला जाता है, स्पेशल थ्योरी, जनरल थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूं, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड वेरी 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 क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट है, एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट आप अटेंड नहीं कर सकते हो, बट यू कैन गो वेरी वेरी क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, देन द मास ऑफ द बॉडी विल नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, द मास ऑफ द बॉडी विल इंक्रीज विद टाइम। दिस इज प्रूव्ड बाय आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आपको शायद अभी ये समझ नहीं आ रहा होगा कि भैया मास कैसे इंक्रीज कर सकता है, मास इंक्रीज करने का क्या मतलब है, क्या मैटर आ गया बॉडी में, ये कैसे हो सकता है? सो दीज आर कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज, यू डोंट नीड टू गेट इनटू ऑल दैट, बट charge is relativistically invariant. If the speed of an object is very normal 20 मीटर पर सेकेंड, so mass भी constant है, charge तो constant है ही, but अगर बॉडी का स्पीड 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड हो गया, almost comparable to speed of light, then the mass of the body will not remain constant, however charge will remain constant. So they are saying that charge does not depend upon the speed of the body. Charge speed of the body के ऊपर depend नहीं करता, howsoever high the speed may be. However mass does, मतलब mass depends upon the speed of the body, provided the speed of the body is comparable to speed of light. अगर बॉडी का स्पीड वेरी 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 क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट है, so mass will no longer remain constant, mass will increase, but charge will still remain constant. ये वाला पॉइंट जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, Q इज टू एनी के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं, एंड ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा समझाया है क्योंकि उस एग्जाम्पल के थ्रू ही मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि Q इज टू एनी हमने फील किया है वो, दैट वाई Q इज टू एनी इज ट्रू, वाई चार्जेस लाइक 1.5e 1.6e, दैट मीन्स सम फ्रैक्शनल मल्टीपल ऑफ e कैन नॉट एग्जिस्ट. Charges must always occur in integer multiples of e because at a time you can only lose integral number of electrons. If they are saying the charges is equal to some 1.1/7 times of e, is this possible? No, it is not possible. Why is it not possible? Because for a charge 1/7 times of e to exist, the atom must lose 1/7 part of an electron, which is not possible. What is the meaning of the statement that charge on a body is plus 10e? Plus sign shows that electrons are removed, and how many electrons are removed? 10 electrons. So अगर किसी बॉडी का चार्ज 10 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, इसका मतलब बॉडी ने 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज किया है, वो तो पॉसिबल है, बॉडी को 10 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, बट कैन आई से that the charge on a body is plus 10.2e? No, because in order to gain 10.2e charge, the body must lose 10.2 electrons, which is not possible. So I hope you understand the meaning of quantization of charge, and the smallest value of charge that can exist independently, independent existence है. इसी का एक पॉइंट मैं आपको नोट में एक्सप्लेन करूंगा. इंडिपेंडेंटली जो मार्केट में एग्जिस्ट कर सकता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. That means 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. And all other charges will always exist in step multiples, integral multiples, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, some n times of e where n is an integer. I hope properties of charge, ये 7 प्रॉपर्टी आपके दिमाग में फिट हो गया है. एक बार फिर से बोल देता हूं कि चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड हेंस चार्ज इज एडिटिव. थर्ड प्रॉपर्टी क्या था? चार्ज इज ट्रांसफरेबल. जब आप घर पे इसको नोट करके रीड करोगे, सो प्लीज क्लोज योर बुक एंड देन ट्राई टू रिकॉल कि मैंने किस फैशन में बताया था. कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ फील करके आपको करना पड़ेगा. एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज को आप ट्रांसफर कर सकते हो. फोर्थ पॉइंट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड, can neither be created, can neither be destroyed, it can only be transferred from one body to another. So यही point, charge is transferable. एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर किया जा सकता है, बट क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है. चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, दैट मीन्स Q is equal to NE. Charge is associated with mass, that means without mass charge cannot exist, but without charge mass can freely exist. So charge, and last point is charge is relativistically invariant. अगर ये बहुत आपको डिफिकल्ट लग रहा है ये टर्म, so you can just say charge does not depend upon the speed of the body. I hope ये सारे प्रॉपर्टीज क्लियर है. ये प्रॉपर्टीज को नोट डाउन कर लो, कुछ न्यूमेरिकल्स करके आज का सेशन को वाइंड अप कर देते हैं.